नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस सफ़र में आज हम जिस कहानी के साथ आपके पास आए हैं उसका नाम है एक रुकी हुई जिंदगी। कहानीकार हैं कमलेश्वर जी। कहानी 1961 में उनके दिल्ली प्रवास के दौरान लिखी गई है। अब हम कहानी की ओर रुख करते हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। मुकाम चांदनी चौक, लाल किले से फतेहपुरी तक की दूरी। मैं बिल्ली मारान के पास स्कूटर से उतरा ही था कि चमन मिल गया। कोई काम मुझे वहां नहीं था। पुरानी दिल्ली देखने की तबीयत हुई तो जामा मस्जिद होता हुआ पहुंच गया था। पहली नज़र में मैं चमन को नहीं पहचान पाया। वह बहुत बदला बदला लग रहा था। करीब 10 साल बाद मैं उसे देख रहा था। बंटवारे के वक्त वह मेरे छोटे से शहर में आया था और उसने कुछ कारोबार करने की कोशिश की थी। लेकिन छोटे से शहर में 3 साल तक हाथ पैर मारने के बाद दिल्ली चला आया। एक तरह से मैं भूल भी गया था। उसे देखते ही मुझे इतना भर याद आया कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। सिर्फ देखा ही नहीं है, बल्कि कभी इससे अच्छी तरह बातें भी हुई हैं। तभी चमन ने मुझे पुकार लिया। मैंने उसे देखा और आवाज के सहारे मुझे सारी बातें याद आ गईं। यह वही चमन था जो मुझे मेरे छोटे से शहर में 10 साल पहले मिला था। दोस्ती होने के कुछ दिन बाद ही वह मुझे अपने घर ले गया था और सतवंती से परिचय कराया था। मैं सतवंती को देखता ही रह गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चमन जैसे मामूली आदमी की बीवी इतनी खूबसूरत और अच्छी होगी। सतवंती में एक अजीब सा निखार था। उस क्षण मुझे चमन से रश्क भी हुआ था। काफी देर मैं उसके कमरे में बैठा रहा था और बराबर मेरा मन यही करता रहा कि सतवंती सामने बैठी रहे और मैं उसे देखता रहूं। मुझे आज भी याद है, चाय बनाने के बाद सतवंती ठीक मेरे सामने ही बैठ गई थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मन सोचता है ठीक वैसा ही होता जाता है। बातों के बीच सतवंती मुझे सताती रही और वह जान भी नहीं पाई होगी कि मैं क्यों सताया हुआ महसूस कर रहा था। हम तीनों ही चाय पी रहे थे। शहर में कौन सा कारोबार चल सकता है, इस विषय पर चमन से बातें होती जा रही थी। अनजाने ही सतवंती अपने कुर्ते का सबसे ऊपर वाला चटखनी का बटन खोलकर बंद कर लेती थी। उसकी चुट चुट की आवाज़ सचमुच मुझे सता रही थी। मैं आंख चुराकर उधर देखता, तब भी वह अनजान बनी रहती और मेरी नज़र उसकी गोरी गर्दन और नरम अंगुलियों पर बिछलती हुई लौट आती। जितनी देर मैं बैठा रहा, बटन खोलने और बंद करने की वह चुटचुटाहट मुझे बेचैन किए रही। आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर चमन को देखते ही मेरे दिमाग में वह आवाज़ चुट चुट करने लगी थी। उसी कमरे में एक पुरानी सी दीवार घड़ी भी लटकी हुई थी, जिसका पेंडुलम हिल रहा था और कभी कभी बटन की आवाज़ उस दीवार घड़ी के टिक टिक में खो जाया करती थी। सतवंती मुझे चमन से ज़्यादा याद है। और बिल्ली मारान गली के मुहाने पर चमन को पहचानते ही मुझे सतवंती का ख्याल आया था। तभी चमन ने मुझसे पूछा, कब दिल्ली आना हुआ? करीब 4 महीने हुए।
मैंने कहा तो उसने जानना चाहा, यहाँ कहीं नौकरी कर ली है? मैंने उसे बताया कि मैं नौकरी के लिए ही दिल्ली आया हूँ और अब यहीं रहूँगा। लेकिन चमन की हालत देखकर एकाएक उसके बारे में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। सर्दी के कारण चमन के मुंह पर अजीब सा रूखापन था। बालों में सफेदी आ गई थी और उसकी कमजोर उंगली पर काले पत्थर वाली अंगूठी मेढक की आंख की तरह लग रही थी। उसकी कमीज भी गंदी थी और पैंट पैजामे की तरह गोल हो गई थी। कोट भी अजीब ढीला ढाला सा लग रहा था और उसके काफी चौड़े अमेरिकन कॉलर में एक सूखा हुआ फूल डोरे पर ऐसे लटक रहा था जैसे सलाख पर बैठा हुआ कोई सतरंगी तोता मर गया हो। टाई बंधी हुई थी पर उसकी गांठ पर चिकनाई का मैलापन झलक रहा था। मैंने सामने की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वह कौन सी जगह है? फतेहपुरी मस्जिद है, चमन ने बताया और हम दोनों उसे देखने के लिए बढ़ गए। बहुत लंबा चौड़ा सहन था और वहाँ पाकीज़गी की गंध थी। बावली के आसपास कबूतरों के झुंड गुटर गूं करते हुए दाना चुन रहे थे और उनकी बीट से आधा सहन भरा हुआ था। कौन सा कारोबार कर रहे हो? मैंने वही पत्थर की बेंच पर बैठते हुए पूछा तो चमन ने बहुत धीरे से कहा, घड़ियों का। दुकान कहाँ पर है? यही चांदनी चौक में। एक चाट वाले से दुकान का आधा साझा कर लिया है। सुबह से 4 बजे तक मैं घड़ियों की दुकान चलाता हूँ। 4 बजे चाट वाला आकर अपनी दुकान लगाता है तो मैं घड़ियां समेटकर उठ आता हूँ। ऐन चांदनी चौक में जगह मिल गई, यह तो बड़ी बात है। मैंने कहा तो चमन के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई और वह बोला, हाँ, जगह तो अच्छी ही है, पर बात कुछ बनी नहीं। यहाँ घड़ियों की इतनी दुकानें हैं कि घड़ियों को बेच सकने का मौका ही नहीं है और मरम्मत के लिए कोई छोटी दुकानों पर आता नहीं। घुमा फिरा कर मैं बात को सतवंती पर लाना चाहता था कि तभी उसने कहा, चलो घर चल के जरा बैठेंगे। मैं फौरन तैयार हो गया। हाँ, मैंने उससे इतना ज़रूर पूछा कि घर है कहाँ। तो उसने बताया कि टाउन हॉल के पास ही एक गली में उसका कमरा है। और हम दोनों कमरे पर पहुंचे तो जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला कि मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, क्योंकि कमरे के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। भाभी कहीं बाहर गई हुई हैं? मैंने पूछा तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। कमरा अंधेरा पड़ा था और उसमें अजीब अजीब रुधी हुई हवा की भभक सी आ रही थी। बिजली की पीली रोशनी में कमरे की उदासी और भी गहरी हो गई। उसका सारा सामान मेरे लिए बिना पहचान का था। सिर्फ सामने वाली दीवार पर वही पुरानी वाली दीवार घड़ी लटक रही थी। उस घड़ी को देखते ही मेरा दिल धड़कने लगा और मुझे एहसास हुआ कि अभी सतवंती कहीं से निकल कर आएगी और अपना चटखनी बटन खोलने बंद करने लगेगी। मैंने कुछ क्षणों बाद फिर घड़ी पर नजर डाली। वह बंद थी। उसमें 8:15 बजे थे और उसकी दोनों सुइयां मरे हुए मकड़े की टांगों जैसी एक ही जगह चिपकी हुई थी। बंद दीवार घड़ी को देखकर मुझे तकलीफ सी हुई, क्योंकि मैं उसी यातना का अनुभव चाहता था जो मैंने 10 साल पहले भुगती थी। चांदनी चौक में रौनक थी। ऊपर बने हुए इस कमरे में भी भीड़ और चहल पहल की धड़कनों का एहसास हो रहा था। हजारों लोगों की भीड़ इस सड़क पर आ जा रही होगी।
दूर स्टेशन पर उत्तर रेलवे का लाल मुकुट चमकने लगा होगा। टाउन हॉल के सामने स्कूटरों की भीड़ भी होगी और बिजली के तारों पर हजारों सिलेटी कबूतर अब भी बैठे होंगे। चमन चाय बनाने के लिए स्टोव जला रहा था। उसकी सुरसुराहट भी कमरे में भरती जा रही थी और जलते हुए मिट्टी के तेल की गंध बहुत ही बुरी लग रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी, सिर्फ 5 बजे थे। चांदनी चौक में रौनक का यही वक्त था। नीचे से शायद ट्रॉम गुजर रही थी। उसकी खड़खड़ाहट और टन टन की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैं 1 मिनट में आया, जरा सिगरेट ले आऊं? कहकर मैं नीचे उतर आया। सड़क पर आते ही मैंने खुलकर सांस ली और रुककर इधर उधर देखने लगा। रंगीन लिबास में सैकड़ों औरतें खरीद फरोख्त के लिए परेशान सी घूम रही थीं। हजारों आदमी इधर से उधर बेमतलब आते जाते दिखाई दे रहे थे। एक लंबा सा जुलूस टाउन हॉल के बाएं दरवाजे से स्टेशन की तरफ जा रहा था और दूर आसमान तांबे की तरह मटमैला हो गया था। पाखियों की एक कतार आसमान के पर्दे पर परछाई की तरह खिसकती जा रही थी। पटरियों पर सस्ती कमीजों वाले अपनी दुकानें लगाए चिल्ला रहे थे। बड़ी दुकानों के एजेंट खरीदारों को बरगलाकर शाइस्ता ढंग से दुकान में कदम रखने की इल्तिजा कर रहे थे। बूट पॉलिश करने वालों की कतार अपनी पेटियां पीट रही थी और व्यापारियों की कारों का सहारा बनाकर चटाइयों वाले अपने माल को दिखा दिखाकर मोल तोल कर रहे थे। चाट वालों की दुकान से प्लेटों की खनक आ रही थी और शीशगंज गुरुद्वारा से सबद की हल्की हल्की गुनगुनाहट फूट रही थी। कुछ कैदियों को लिए हुए एक मोटर आई और चांदनी चौक थाने में भरभराती हुई घुस गई। तभी मुझे एकाएक ध्यान आया कि चमन चाय बनाकर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरा मन कतई नहीं हो रहा था, पर लाचार समय सिगरेट खरीदकर उसके कमरे की ओर बढ़ गया। चमन खाट पर माथा पकड़े बैठा था और स्टोव गुरगुरा रहा था। आखिर मुझसे नहीं रहा गया। मैंने फिर पूछ ही लिया, भाभी कहाँ गई हुई हैं? सतवंती तो गुजर गई, चमन ने बड़े रूखेपन से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर न दुख प्रकट करने का सवाल रह जाता था और न औपचारिक बातें करने का। सुनकर मुझे धक्का सा लगा। मैं खामोश ही बैठा रहा और जलाने के लिए निकाली हुई सिगरेट वापस पैकेट में रख ली। चाय बनाते हुए चमन ने एक बार घड़ी की ओर देखा और अपने आप ही बोला, 4 बरस हुए सतवंती को गुजरे हुए। इसी कमरे में उसकी मौत हुई थी, रात को 8:15 बजे। एकाएक मेरी नज़र फिर घड़ी की तरफ चली गई और मैंने उसे बेहिचक देखा। दीवार घड़ी में 8:15 बजे हुए थे और मुझे लगा कि यह दीवार घड़ी अभी टिक टिक करने लगेगी और सतवंती इसी के साथ कहीं से अभी आ जाएगी। लेकिन उस दीवार पर वह घड़ी लटकी हुई थी। उस घड़ी में 8:15 बजे थे और वह घड़ी रुकी हुई थी। तभी से यह घड़ी मैंने रोक दी है, चमन ने कहते हुए प्याला मेरी तरफ बढ़ाया। जिंदगी बड़ी मुश्किल होती जा रही थी। सोचा था दिल्ली में कुछ हाथ पैर मारूंगा, पर यहाँ आकर हालात और भी बिगड़ गए। सतवंती तो दिन दिन भर रोती रहती थी, पर उसने कभी परेशान नहीं किया। जितना ले आता था
उसमें गुजारा कर लेती थी। यहाँ आकर उसकी सेहत बिगड़ती ही गई। बात रोककर वह चाय पीने लगा। मैं उसे देखता रहा तो वह कुछ क्षणों बाद फिर बोला, उसके बाद तो जिंदगी और भी भारी पड़ रही है। मुसीबतें झेलने के लिए वह साथ तो थी, मैं बर्दाश्त कर सकता था, वह नहीं कर पाई। बहुत बुरा लगता है कभी कभी। चाय पीकर कुछ देर तक हम बैठे रहे। आखिर भारी मन से मैं चला आया। चलते वक्त चमन ने मेरा पता ले लिया था और कभी कभी आने के लिए भी कहा था। उसके बाद काफी दिन गुजर गए और एक दिन वह मुझसे दफ्तर में मिलने आया। मैंने सोचा शायद किसी मुसीबत में होगा, पर अपनी परेशानी की कोई बात उसने नहीं की। हंस हंस कर बातें करता रहा और चाय पीकर चला गया। तीसरे चौथे ही दिन दफ्तर के एक साथी ने कलाई पर बंधी खूबसूरत घड़ी दिखाते हुए पूछा, कैसी है? मैंने गौर से देखा। घड़ी बहुत अच्छी थी। फिर उस साथी ने बड़े भेद भरे ढंग से आहिस्ता से कहा, बहुत सस्ते में मारती, स्मगल्ड घड़ी है। यूं इसकी कीमत करीब 300 है, पर मुझे 140 में मिल गई। बात सुनकर पास खड़े दोस्त ने कहा, यार एक हमें भी दिलवाओ। कह नहीं सकता, अगर वह आदमी फिर कभी इधर आया तो बात करके देखूंगा। मिल गई तो ठीक है। और अनजाने ही मेरा ध्यान चमन की ओर चला गया। शायद उसी ने यह स्मगल्ड घड़ी लाकर दी हो। मैं चुप ही रहा। 7वें रोज ही दफ्तर में चमन फिर आया, लेकिन चाहते हुए भी स्मगल्ड घड़ी वाली बात मैं पूछ नहीं पाया। उस दिन उसने फिर मुझे घर आने की दावत दी और मुझे लगा कि अब चमन कुछ बदल रहा है। उसकी जिंदगी में फिर कुछ रवानी आ रही है। आखिर कोई कब तक किसी एक दर्द को सीने से चिपकाए जी सकता है। धीरे धीरे दफ्तर में घड़ियों की बिक्री की बात सुनाने लगी और यह मशहूर हो गया कि कोई एक आदमी कस्टम वालों से मिला हुआ है और जब उसके हाथ घड़ियां आ जाती हैं वह यहाँ आकर बेच जाता है। चमन कभी कभी महीने भर बाद आता था और कभी 15-20 दिन बाद। मेरे सामने अब यह बात साफ हो चुकी थी कि उसके सिवा स्मगल्ड घड़ियों का व्यापार और कोई नहीं करता। एक आध बार मैंने उसे आते हुए भी देखा, पर वह मुझसे मिलने नहीं आया। मन में मुझे कुछ बुरा भी लगा, पर करता भी क्या। लेकिन मुझे जब भी याद आता तो वही उस दिन का दृश्य, जबकि चमन चाय बना रहा था और दीवार पर रुकी हुई घड़ी लटकी हुई थी। मुझे लगा कि चमन ने अब उसे जरूर चला दिया होगा और वह टिक टिक कर रही होगी। अब अगर चमन मुझे अपने कमरे में बुलाएगा तो भी मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। 4-5 दिन बाद ही वह धड़धड़ाता हुआ मेरे कमरे में आया और तरह तरह की स्कीमें बताने लगा। कहने लगा, मैं सोचता हूँ एक आध स्कूटर खरीद लूं। किराए पर अगर 2 स्कूटर भी चलने लगे तो 30 रुपए रोज की बधी हुई आमदनी है और स्कूटर किस्त पर आसानी से मिल सकते हैं। मैंने हाँ में हाँ मिला दी और उसके चेहरे की चमक देखकर मुझे लगा कि अब इसकी जिंदगी दौड़ने के लिए तैयार है और चमन भी दिल्ली के और लोगों की तरह इस पागल कर देने वाली दौड़ में शामिल होने जा रहा है। उसे इस बात का विश्वास है
कि कल सुबह या परसों सुबह या उसके बाद वाले दिन की सुबह या उसके भी बाद वाले दिन की सुबह एक मौका ऐसा होने वाला है जो जिंदगी का नक्शा बदल देगा और वह बेचारगी और अभावों की दुनिया से रातों रात उबर आएगा। वह दिन दूर नहीं है। पर तभी मेरी आंखों के सामने चांदनी चौक की बेपनाह भीड़ उभर आती है, हंसती मुस्कुराती और लहराती हुई जिंदगी दिखाई पड़ती है। और दिखाई पड़ती है एक दीवार जिस पर एक घड़ी लटकी हुई है। उसमें 8:15 बजे हैं और वह सतवंती की मौत के क्षण से रुकी हुई है और मुझे हर घड़ी रुकी हुई नजर आती है और सब घड़ियों में 8:15 बजे हुए दिखाई पड़ते हैं। लगता है जैसे हर घड़ी, चाहे वह किसी भी रफ्तार से भागे, पर जैसे ही उसके हाथ 8:15 पर आएंगे धड़कनें रुक जाएंगी और सब कुछ स्थिर हो जाएगा। हर घर की दीवारों पर ये बंद घड़ियां लटकती रह जाएंगी और सब आंखों से ओझल हो जाएगा। पता नहीं उस दिन किस बात की छुट्टी थी। मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर निकलकर मैंने देखा तो एक सिपाही सादे लिबास में खड़ा था। सिर्फ सिर पर पुलिस की टोपी थी। मैं एक क्षण के लिए हैरान हुआ, पर उसने मुझे उबार लिया। बोला, चमनलाल ने भेजा है। वह कल रात गिरफ्तार हो गया है। पार्लियामेंट थाने में है। वह चाहता है कि आप जमानत देकर छुड़ा लें। किस मामले में गिरफ्तार हुआ है? मैंने पूछा, पर मैं जानता था कि स्मगल्ड घड़ियों काला ही मामला होगा। सिपाही ने मेरा शक फौरन दूर कर दिया। कुछ घड़ियां वड़ियां बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ है। काफी कोशिशों के बाद मैं चमन को छुड़ा लाया था और पूरा किस्सा भी जान चुका था। ज्यादा घड़ियां बेचने की वजह से बात फैल गई थी और किसी ने पुलिस को खबर दे दी थी। आखिर मजिस्ट्रेट के सामने मामला पेश हुआ और चमन ने बयान दिया। हुजूर, मेरी घड़ियों की एक दुकान चांदनी चौक में है। मैं खुद घड़ियों का डीलर हूँ, पर दुकान से बिक्री नहीं होती, इसलिए मैं दफ्तर में जा जाकर खुद घड़ियाँ बेचता हूँ। जितनी भी घड़ियाँ मैंने बेची हैं वे सब मेरी दुकान की हैं। उनमें से एक भी काले बाजार की घड़ी नहीं है। सेल्स टैक्स के कागजातों में इन सब बेची हुई घड़ियों का पूरा ब्यौरा मौजूद है। बम्बई की जिस फर्म से ये घड़ियां मेरे पास आई हैं, उनके बिल अदालत के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। सिर्फ अपना माल बचाने का यह तरीका मजबूरी में अख्तियार किया है, क्योंकि हुजूर, स्मगल्ड करने से माल बहुत जल्दी खप जाता है। मजिस्ट्रेट ने रसीदों और फर्म के बिलों की देखभाल के बाद चमन को बेदाग छोड़ दिया। कोर्ट से निकलने के बाद चमन बहुत खुश नहीं था और वह बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि उसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हुई। आखिर उसने मुझसे इस्रार किया कि मैं उसके घर चाय पीकर जाऊं। मुकाम चांदनी चौक, लाल किले से फतेहपुरी तक की दूरी, और टाउन हॉल के पास वाली गली और वही कमरा। जेब से चाबी निकालकर चमन ने ताला खोला और बिजली जलाकर चाय बनाने में मशगूल हो गया। मैंने सोचा था कि शायद दीवार पर लटकी हुई वह घड़ी आज भी चल रही होगी, पर वह उसी तरह रुकी हुई थी और उसमें 8:15 बज रहे थे। अभी आप सुन रहे थे कमलेश्वर जी की कहानी
एक रुकी हुई जिंदगी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपनी पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।